हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, और आप कह सकते हो कि फिनिशिंग ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। ओके, डीएनए एप्लीकेशन का टर्मिनेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज हम। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे यूकैरियोट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम टर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेशन में हम देखते हैं प्रोकैरियोट के बारे में, जिसमें हम ई कोली को लेते हैं। ओके, द टर्मिनेशन रीजन ऑफ द ई कोली जीनोम। ओके, ई कोली का जो जीनोम होते हैं, जब रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टर्मिनेशन कैसे होता है, उस टर्मिनेशन को हमें यहाँ पर फोकस करना है। ओके, eventually the two replication fork, the circular E. coli chromosome, meet at the terminus region containing multiple copies of a 20 base pair sequence called TER. Okay, अब देख सकते हो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में यह ओरिजिन रीजन है। ओरिजिन रीजन से दोनों तरफ क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। और ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ओके, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। के बाद जब डीएनए का रेप्लिकेशन होते होते जब लास्ट एकदम लास्ट हो जाता है, एंड ऑफ द रेप्लिकेशन हो जाता है, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर शॉर्ट आउट करना है। ओके, उस प्रॉब्लम को समझना है। यहाँ पर ये जो जब डीएनए का टर्मिनेशन होता है, तो टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, या बहुत सारे सीक्वेंस यहाँ पर यूज होते हैं, जिसको हम टर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और ये जो टर सीक्वेंस होते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ से लेकर के जे एच, ओके, जे एच आई एफ तक ये सीक्वेंस होता है। और ये सीक्वेंस कुछ 20 बेस पेयर का होता है। ओके, जितने भी सीक्वेंस आप यहाँ पर देख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, आई के बाद जे, तो यहाँ तक ये सीक्वेंस होता है कुछ इस तरीके से। इसको हम टर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, टर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, जो क्या करेगा, टर्मिनेशन में हेल्प करेगा। द टर सीक्वेंस आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम टू क्रिएट अ ट्रैप दैट रेप्लिकेशन फोर्क कैन एंटर बट कैन नॉट लीव। ओके, ये रेप्लिकेशन फोर्क में इंटर तो करता है, लेकिन यहाँ से इसका मूवमेंट मतलब यहाँ से हटते नहीं है। ओके, the TER sequence function as binding site for the protein TUS। ओके, ये जो टर प्रोटीन होती है, ये टस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, और ये टस और टर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये दोनों प्रोटीन मिल करके क्या करते हैं, डीएनए का टर्मिनेशन करवाते हैं। ओके, जो टस प्रोटीन होता है उनका नाम है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ओके, the TUS TER complex can arrest a replication fork from only one direction। ये जो टर और टस कॉम्प्लेक्स होता है, आप देख सकते हो, तो सेकंड वाला डायग्राम दिया हुआ है, इसमें टर प्रोटीन भी प्रेजेंट है और टस प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ये टर और टस प्रोटीन होता है, ये आपस में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, और टर और टस का क्या बनाते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, और ये दोनों मिलकर के क्या करवाते हैं, डीएनए का टर्मिनेशन करवाते हैं। ओके, ये जो टर और टस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इसका जो काम होता है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा। दोनों डायरेक्शन में एक साथ ये काम नहीं करता है। ओके, only one टस टर कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर रेप्लिकेशन साइकिल। द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड बाय आइदर रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, तो ये क्या करता है, जब भी रेप्लिकेशन फोर्क अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करते करते लास्ट तक आ जाता है, तो लास्ट में जब आ जाता है, अब कौन सा एंड, अब यहाँ पर दो रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, तो एक रेप्लिकेशन फोर्क हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पहुंच जाए रेप्लिकेशन करते करते टर्मिनस रीजन पे, और दूसरा वाला अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो जो टस और टर कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करेगा, किसी भी एक रेप्लिकेशन फोर्क को रिकॉग्नाइज करेगा, और जब तक कि दूसरा इंड क्या होगा, दूसरा इंड लास्ट तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक क्या करेगा, वो जो पहला वाला इंड है, जो पहुंच रहा है टर टस कॉम्प्लेक्स या टर्मिनेशन साइट पे पहुंच रहा है,
तो उस टर्मिनेशन को जो उस जगह को क्या करेगा, ये होल्ड करके रखने का काम करता है। ओके, थोड़ा सा डिले कर देता है प्रोसेस को, ताकि जो नेक्स्ट जो दूसरा जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और दोनों के दोनों एक ही एंड में आ जाए, और दोनों के दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, डीएनए का टर्मिनेशन हो जाएगा। Given the opposing replication fork generally that even generally halt when they coil. Turn sequence would not seems to be essential, but they may prevent over replication by one fork in the event that other is delay or halted, or an encounter with DNA damage or some other obstacle. Okay. वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, रेप्लिकेशन ओरिजिन सेंटर से दोनों के दोनों रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। हो सकता है कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क टर्मिनस रीजन पे पहुंच जाए और दूसरा अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो फर्स्ट वाला रेप्लिकेशन फॉर्क जो टर्मिनल पोर्शन पे पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो टर और टस कॉम्प्लेक्स होता है ये इसको होल्ड करके रखेगा जब तक कि दूसरा वाला टर रीजन पे ना पहुंचे। ओके, तो ये काम करता है। और जब दोनों के दोनों एक साथ जब जब दोनों एंड एक साथ मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन हो रहा था उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों के दोनों प्रोटीन क्या करता है, टर्मिनेशन में हेल्प करता है। रोल ऑफ टोपोइसोमरेज इन रेप्लिकेशन टर्मिनेशन। ओके, तो ये था टर और टस कॉम्प्लेक्स। ये क्या नहीं कर सकते, ये डीएनए का सेपरेशन नहीं कर सकता है। ये बस इतना ही काम कर सकता है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क आगे पहुंच रहा है, दो रेप्लिकेशन फोर्क में कौन रेप्लिकेशन फोर्क आगे पहुंच रहा है, कौन पीछे काम कर रहा है। ओके, तो जो दोनों के दोनों रेप्लिकेशन फोर्क जब तक कि टर्मिनल रीजन पे ना आए तब तक डीएनए का टर्मिनेशन नहीं होता है। इसीलिए जो टस और टर का कॉम्प्लेक्स होता है वो दोनों क्या करता है, मिल करके काम करते हैं, ताकि दोनों के दोनों रेप्लिकेशन फोर्क एक ही जगह पर आ जाए। ओके, तो एक पहले पहुंच जाएगा तो उसको वो होल्ड करके रखेगा और क्या करेगा, उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देगा ताकि दूसरा वाला रेप्लिकेशन फोर्क जल्दी से वहां तक पहुंच जाए। ओके, इतना काम होता है टर टस कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद जब रोल होता है यहाँ पर, जो सेपरेशन का रोल होता है, वो सेपरेशन का रोल कौन करता है यहाँ पर, टोपोइसोमरेज एंजाइम काम करता है। ओके, तो टोपोइसोमरेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पर। replication of the DNA separating opposing replication fork leaves the complete composition joined as catenase। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो रिएक्शन होता है, एक होता है कैटेनिन रिएक्शन होता है, एक होता है डीकैटेनेन रिएक्शन। जो कैटेनिन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जब तक क्रोमोसोम का दोनों एंड एक साथ जुड़ा हुआ है या दोनों के दोनों जो डीएनए बना हुआ है, दोनों के दोनों डीएनए एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कैटेनिन रिएक्शन। और जब दोनों के दोनों एंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी कि दोनों डॉटर स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डीकैटेनेन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटेनेन रिएक्शन हो रहा है, सेकंड में क्या होगा, डीकैटेनेन रिएक्शन होगा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट में कैटेनेन रिएक्शन हो रहा है और टोपोलॉजिकली इंटरलिंक इन सर्कल। ओके, जो टोपोलॉजिकली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इंटरलिंक होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम बोल रहे हैं कैटेनेन रिएक्शन। दिस सर्कल आर नॉट कोवेलेंटली लिंक्ड। ये जो सर्कल बना होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, ये कोवेलेंटली यहाँ पर लिंक नहीं होता है। ओके, बट बिकॉज दे आर इंटरबाउंड एंड ईच इज कोवेलेंटली क्लोज। ओके, लेकिन यहाँ पर जितने भी ये कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ये, ओके, क्लोज, दे कैन नॉट बी सेपरेट एक्सेप्ट बाय द एक्शन ऑफ टोपोइसोमरेज। ये जो कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए जो अभी बना हुआ है, जो नए डीएनए बना है, ये अपने आप क्या नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकता है जब तक कि यहाँ पर टोपोइसोमरेज एंजाइम काम ना करे। ओके, इन equally a type 2 topoisomerase known as DNA topoisomerase 4 play the primary role in the separation of catenane chromosome, transiently breaking both DNA strand and one chromosome and allowing the other chromosome to pass through the brain। okay, अब यहाँ पर जो पहले कैटेनेन रिएक्शन है कि एक दूसरे से ये क्या है, इंटरलिंक है। उसके बाद अगर हम देखें तो टोपोइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर
जब तक टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम नहीं करता तब तक ये जो डीएनए है ये या जो डॉटर डीएनए है सेपरेट नहीं हो सकता है। ओके, और टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम होता है यहाँ पर कौन सा टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, ये क्लास 2 का या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है। जो टाइप 2 में क्या होता है, टोपोआइसोमरेज 4 जो होता है वो यहाँ पर काम करता है और इस तरीके से दोनों को दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है। आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पर ये सर्कुलर जो डीएनए है, अब इसका जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ये टर्मिनेशन पोर्शन है। अब देख सकते हो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज से इस तरीके से रेप्लिकेशन फोर्क इधर से काम कर रहा है और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इधर से काम कर रहा है। ओके, अब दोनों के दोनों जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो टर्मिनस रीजन पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये कैटेनेटेड क्रोमोसोम। अब कैटेनेटेड क्रोमोसोम का मतलब अभी तक ये एक साथ जुड़ा हुआ है। ओके, कैटेनेटेड रिएक्शन में अभी तक ये क्रोमोसोम एक साथ इंटरलिंक है। उसके बाद अब यहाँ पर डीएनए और टोपोआइसोमरेज 4 यहाँ पर काम करेगा और जब डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 यहाँ पर काम करेगा तो दोनों के दोनों क्या करेगा, यहाँ पर दोनों एंड को यहाँ पर ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद फिर से उस ब्रेक को क्या कर देगा, जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम कर देगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों डॉटर स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक और दो यहाँ पर अलग अलग तरीके से डीएनए बन जाएगा। तो ये था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए का टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। ये बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले जब डीएनए का टर्मिनेशन होता है तो टर और टस सीक्वेंस होता है जो क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद दोनों एंड को वो फाइनली टर्मिनेशन रीजन पे लाने का काम करता है। यदि कोई भी एक रेप्लिकेशन फोर्क पहले टर्मिनेशन रीजन पे पहुंच जाएगा तो उसको वो हॉल्ट करेगा। हॉल्ट करने के बाद उसका प्रोसेस को डिले कर देगा ताकि दूसरा वाला जल्दी से पहुंच जाए। तो ये होता है टस कॉम्प्लेक्स का काम। उसके बाद जब ये दोनों फाइनली एंड टर्मिनेशन एंड पे पहुंच जाएगा उसके बाद हमारा जो डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप 2 टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम होता है वो क्या करेगा, डीकैटेनेटेड का काम करेगा और क्रोमोसोम को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। इस तरीके से दोनों डॉटर जो स्ट्रैंड होता है वो अलग हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्मिनेशन के बारे में जो कि है यूकैरियोटिक टर्मिनेशन। लेकिन जो यहाँ पर आप देखिए जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो लीनियर होता है। तो यहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अलग तरीके से यहाँ पर क्रिएट होता है जब टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तब। ओके, तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन हो रहा है वो कुछ अलग तरीके से होगा, किस तरीके से होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स, इस तरीके से यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन होता है उसके बारे में देखते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज unable to copy the extent end of linear chromosome। ओके, जो लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर प्रॉब्लम होता है लैगिंग स्ट्रैंड में लैगिंग स्ट्रैंड को लेकर। ओके, हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। जैसे कि हम डीएनए की इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में लीडिंग स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पर एक ही प्राइमर काम कर रहा था और पूरे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंथेसिस कर रहा था। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है और फिर मल्टीपल वहां पर आपका प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, उसको मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल ओकाजा के फ्रैगमेंट बनते हैं और उसको मल्टीपल टाइम में काम करना पड़ता है तब जाके उस डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर जब रेप्लिकेशन टर्मिनेशन होगा तो वह इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा जो लैगिंग स्टेट होता है वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, देखते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। द रिक्वायरमेंट फॉर द आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट ओके all new DNA synthesis create a dilemma for the replication of the end of linear chromosome called end of the replication problem। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है या यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं उसमें एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होता है और एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है। तो एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हमेशा से हमेशा कहा होगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। ओके, दिस डिफिकल्ट इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डुप्लीकेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ओके,
ये जो प्रॉब्लम होती है, जो जो टर्मिनेशन का प्रॉब्लम है, ये लीडिंग स्ट्रैंड में कभी भी नहीं देखा गया है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये कहां पर देखा गया है? लैगिंग स्ट्रैंड में देखा गया है। ओके, इन दैट केस अ सिंगल टर्मिनल आरएनए प्राइमर कैन डायरेक्ट द इनिशिएशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द एक्सट्रीम 5 प्राइम टर्मिनस ऑफ द टेम्पलेट। ओके, ये जो आपका प्रॉब्लम है ये कहां पर देखा गया है? जो हमारा जो लैगिंग स्टेट होता है वहां पर देखा गया है। और ये सिंगल जो आरएनए प्राइमर होता है वो आरएनए प्राइमर, क्योंकि जब लास्ट में डीएनए का रेप्लिकेशन लास्ट हो जाता है लिनियर डीएनए में, तो जो लास्ट प्राइमर होता है वो क्या नहीं कर सकता है? डायरेक्ट इनिशिएशन नहीं कर सकता है, क्योंकि लास्ट वाला जो प्राइमर होता है वो एक तो छोटा फ्रेगमेंट होते हैं, उसके बाद उसमें अब लास्ट एकदम डीएनए का रेप्लिकेशन लास्ट हो गया है। ओके, तो अब प्राइमर बचा नहीं है, तो प्राइमर का 3 प्राइम ओएच भी बचा नहीं है, तो उस कंडीशन में अब डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो नहीं सकता है। ओके, डीएनए का एक्सटेंडेड भी नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा? वहां पर एक प्रॉब्लम शुरू होता है, वहां से क्या होगा? प्रॉब्लम शुरू होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल प्राइमर टू कंप्लीट लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस मींस दैट कंप्लीट कॉपी इट्स टेम्पलेट कैन नॉट बी मेड। ओके, अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये क्या होता है? अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? पूरा का पूरा एक ही प्राइमर काम करता है और पूरे के पूरे डीएनए को क्या करता है? सिंथेसिस कर देता है। लेकिन यदि हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? जो प्राइमर होता है उसमें क्या होता है? उस प्राइमर का जो 3 प्राइम ओ अच्छा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो खत्म होने के बाद और वहां पर कोई टेम्पलेट भी नहीं बचेगा, और यदि टेम्पलेट नहीं बचेगा तो डीएनए का डीएनटीपी का रिक्रूटमेंट वहां पर नहीं हो सकता है। तो कुछ जो जगह होता है वो बच जाता है, उस जगह के कारण क्या होता है? वहां पर टर्मिनेशन होने में प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को यहाँ पर हमें देखना है क्या प्रॉब्लम हो रहा है। Even if the end of the last RNA primer for Okazaki fragment synthesis anneals to the final base of lagging strand template, once this RNA molecule is removed, there will remain a short region. The size of RNA primer of unreplicated single-stranded DNA at the end of the replication. Okay, जब end of the replication हो जाता है तो अब जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड का पूरा लैगिंग स्ट्रैंड का जितना सेगमेंट होता है उतना सेगमेंट का डीएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद क्या होता है? जो प्राइमर होता है वो प्राइमर का जो रीजन होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? बचे जो डीएनए होती है वो क्या होगा? अनरेप्लिकेटेड रह जाता है। और वो जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंड ऑफ द रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेशन शुरू हो गया है। जब रेप्लिकेशन शुरू हो गया तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और नीचे का जो स्ट्रैंड होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है, तो मल्टीपल प्राइमर यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन फोर्क आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब जब रेप्लिकेशन लास्ट हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट, फिर लास्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ ये क्या है? प्राइमर है। अब यहाँ पर जो ये प्राइमर बना हुआ है इस प्राइमर खत्म हो जाएगा। अब ये प्राइमर क्या होगा? जब भी खत्म हो जाएगा तो प्राइमर खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा? ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो, ये जो डॉट डॉट लाइन में दिखाया जा रहा है, ये सेगमेंट क्या है? प्राइमर का सेगमेंट है। अब इस प्राइमर सेगमेंट में क्या होगा? डीएनए का डीएनटीपी का क्या नहीं हो सकता है? डीएनटीपी यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता। तो ये जो आपका पार्ट होता है ये पार्ट क्या हो जाएगा? अनरेप्लिकेटेड रह जाएगा। ओके, अब देख सकते हो इस डायग्राम में रिपेयर ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट को रिपेयर किया जाएगा। अब देख सकते हो इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन डीएनए। ओके, अब यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट को क्या कर दिया जाएगा? पूरे के पूरे डीएनए को सील कर दिया जाएगा। अब ये पूरा का पूरा डीएनए बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? ऊपर वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऊपर वाला स्टैंड है लीडिंग स्टैंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डॉटर स्टैंड बन चुका है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? लैगिंग स्टैंड में हो रहा है। तो लैगिंग स्टैंड में ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को पूरा सील कर दिए गए हैं। उसके बाद ये जो शॉर्ट वाला लाइन है यहाँ पर ये कुछ गैप क्रिएट हो रहा है, और इसके वजह से जो नीचे का जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो अनरेप्लिकेटेड रह गए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा? रेप्लिकेट अगेन यहाँ पर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। ओके, तो किस तरीके से ये रेप्लिकेशन, यही है एंड ऑफ द रेप्लिकेशन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस रेप्लिकेशन को किस तरीके से ये जो रेप्लिकेशन है इसको टर्मिनेशन किस तरीके से करना है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात
करने जा रहे हैं। ओके, अब देख सकते हो ऑल्दो दिस शॉर्टनिंग वुड ओनली अकर वन वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डॉटर मॉलिक्यूल आफ्टर द नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अकर बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डॉटर मॉलिक्यूल वुड बी शॉर्टर। ओके, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, जो आपका डॉटर डीएनए होती है, डॉटर डीएनए के जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होते हैं। This means that each round of DNA replication would result in the shortening of one of the two daughter chromosome। जो दो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं उसमें से क्या होगा, एक क्रोमोसोम में क्या होता है, शॉर्टनिंग दिखाया गया है, बाकी दूसरे में शॉर्टनिंग नहीं दिखाया गया है। यानी कि एक क्रोमोसोम क्या होता है, उसका जो एंड होता है वो क्या होता है, कुछ छोटा रह जाता है। देख सकते हो यहाँ पर क्रोमोसोम इज शॉर्टर, क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट रह जाता है। Obviously, this scenario would disrupt the complete progression of the genetic material from generation to generation. Slowly but surely, genes are the end of the chromosome would be lost. ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो उनका जो क्रोमोसोम होता है, जब उनका क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, उसका जो क्रोमोसोम सेगमेंट होता है वो कुछ हिस्सा क्या होता है वो आप वहां से लॉस्ट हो जाते हैं, और इसके वजह से कुछ एजिंग इफेक्ट, उसके बाद कैंसर का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम इसके कारण देखा गया है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन इस तरीके से क्या होता है, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें जनरेशन टू जनरेशन ये शॉर्टनिंग देखा गया है। ओके, तो इस शॉर्टनिंग से बचने के लिए यहाँ पर एंड ऑफ द रेप्लिकेशन को यहाँ पर कराना है, और ये एंड ऑफ द रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है उसको हमें डिटेल से देखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिज्म सॉल्व द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन अ वैरायटी ऑफ वे। ये जो आपका जो एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका तरीका क्या है, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वन सोल्यूशन इज टू यूज प्रोटीन इंस्टेड वन द RNA as the primer for the last Okazaki fragment at each end of the replication, each end of the chromosome। Okay, अब यहाँ पर क्या होगा, जो RNA प्राइमर है उस RNA प्राइमर का जो RNA प्राइमर यहाँ पर जुड़ा हुआ है और उसके साथ जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना हुआ है उस ओकाजाकी फ्रैगमेंट के साथ क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रोटीन बाइंड करता है। आप देख सकते हो ये जो ग्रे कलर का बना हुआ है ये 5 प्राइम पे क्या होता है, ये 5 प्राइम के एंड में क्या होता है, ये प्रोटीन जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या होता है, उसके साथ फिर से क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज भी जुड़ता है, और डीएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद इस तरीके से ये क्या करता है, अपना काम करता है। किस तरीके से करता है, in this situation the priming protein bind to lagging strand template and use an amino acid to provide an OH, typically a tyrosine, that replace the 3' OH normally provided by the RNA primer। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर से अगेन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन आगे देखेंगे। ओके, तो ये एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, एक प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होगा, आपका लैगिंग स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड में ही वो प्रोटीन बाइंड हो जाएगा। ओके, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं उनके साथ बाइंड होगा, लेकिन जो ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या करेगा, आप ये जो प्रोटीन है वो लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट के साथ ही क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, और जो 3' OH है उस 3' OH को प्रोवाइड कराने का काम करेगा। जैसे ही यहाँ पर 3' OH प्रोवाइड हो जाएगा वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, उसको रिक्रूटमेंट करेगा और यहाँ पर डीएनटीपी को जोड़ देगा, और डीएनटीपी जोड़ने के बाद क्या करेगा, उस जो प्रॉब्लम है, जो एंड ऑफ द प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओके, by priming the last lagging strand the priming protein becomes covalently linked to 5 end of the chromosome। okay, जब तक ये पूरा का पूरा यहाँ से जो जो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, ये प्रोटीन क्या होगा, जो 5' एंड है 5' एंड के साथ क्या होगा, कोवेलेंटली यहाँ पर अटैच रहेगा। टर्मिनली अटैच रेप्लिकेशन प्रोटीन ऑफ दिस काइंड
this kind are found at the end of the linear chromosome of certain species of bacteria. Most bacteria have circular chromosome, and at the end of the linear chromosome of certain bacteria element virus. ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये जो नॉर्मल डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होगा, इसके साथ बाइंड होगा। जैसे ही प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो जाएगा वैसे क्या होगा, ये जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर 3 प्राइम OH को प्रोवाइड करवाएगा, और जैसे ही 3 प्राइम OH प्रोवाइड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होते ही पूरे के पूरे जो स्ट्रैंड होती है उस स्ट्रैंड को क्या करेगा, ये सिंथेसाइज कर देगा और 2 डॉटर डीएनए में ये कन्वर्ट कर देगा। और ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि दोनों के दोनों डॉटर स्ट्रैंड अलग ना हो जाए। ओके, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ एंड ऑफ द रेप्लिकेशन का या एंड ऑफ द टर्मिनेशन का। दूसरा प्रॉब्लम हम देखते हैं, टीलोमेरेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है। टीलोमेरेज इज द नोबल डीएनए पॉलीमरेज that does not require an exogenous template. ओके, लेकिन ये जो प्रॉब्लम पहले हम लोग देखे हैं, इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या होगा, फिर से प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एकदम डीएनए का रेप्लिकेशन लास्ट भी हो गया है, और फिर से उस रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से एनर्जी देना पड़ रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है बहुत कॉस्टली हो जाता है सेल के लिए, काफी ये मतलब एनर्जी एक्सपेंड होता है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत एक्सेप्ट या रेयर कंडीशन में देखा गया है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है, उस टीलोमेरेज एंजाइम के कारण क्या होता है, डीएनए का जो एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी हमारा जो प्राइमर है या एक्सटेंड कोई न्यूक्लियोटाइड है जिसको ऐड कराने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो टीलोमेरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये क्या है, ये एक नया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करता है, पूरे के पूरे रीजन को क्या करता है, टर्मिनेशन आसानी से कर देता है। ओके, देखिए यहाँ पर टीलोमेरेज इज अ रिमार्केबल एंजाइम दैट इंक्लूड मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट एट एंड एन आरएनए कंपोनेंट। ओके, जो टीलोमेरेज एंजाइम होती है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है, और ये मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट के बना होते हैं। ओके, मोस्टली इसका काम क्या होता है, एंड देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, ये मोस्टली क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जिसके पास कुछ राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जो क्या करता है, डीएनए के जो एंड ऑफ द प्रॉब्लम होता है, जो टर्मिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लाइक ऑल अदर डीएनए पॉलीमरेज, टीलोमेरेज acts to extend the 3' end of its DNA substrate। जो टीलोमेरेज होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए के जो एंड वाला पोर्शन होता है उसको एक्सटेंड कर देता है, और जो प्रॉब्लम वहां पर हो रहा था, जो शॉर्टनिंग हो रहा था, उस शॉर्टनिंग को क्या कर देता है, वो फिल कर देता है। फिल करने के बाद क्या होता है, जो जितना डीएनए जो रिक्वायरमेंट है, जितने डीएनए की रिक्वायरमेंट है सिंथेसिस की, उस डीएनए को वो क्या करता है, और वहां पर सिंथेसिस कर देता है और उसका रेप्लिकेशन कर देता है। उसके बाद बचा जो एंड होता है उसका क्या करता है, वो खुद अपने आप एंड हो जाता है। ओके, बट अनलाइक मोस्ट डीएनए पॉलीमरेज, टीलोमेरेज डज नॉट नीड एन एक्सोजेनस डीएनए टेम्पलेट टू डायरेक्ट द एडिशन ऑफ द न्यू डीएनटीपी। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटीन, इस तरीके से आप इस वाला डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, इसके लिए क्या होगा, फिर से नया डीएनटीपी की जरूरत पड़ती है, नया प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ओके, इसके लिए फिर नए टेम्पलेट डीएनए की टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है, उस टीलोमेरेज एंजाइम के लिए ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। ये टीलोमेरेज के पास कुछ ऐसा एबिलिटी होती है कि उसके लिए कोई भी टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके पास उसको खुद के पास क्या होता है, 3' टर्मिनस रीजन होता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, एंड ऑफ द रेप्लिकेशन जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर देता है। ओके, टीलोमेरेज स्पेसिफिकली इलोंगेट द 3' OH, ये खुद क्या करता है, स्पेसिफिक होता है 3' जो एंड होता है 3' OH होता है, उसको क्या करता है, इलोंगेट करता है,
okay, of the telomeric single stranded DNA sequence using its own RNA as a template. ओके, और ये जो 3 प्राइम OH होता है ये एक टेम्पलेट की तरह काम करता है. As a result of this unusual mechanism, the newly synthesized DNA is single stranded DNA. ओके, अब इस स्ट्रक्चर से हम अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है टेलोमेरेज एंजाइम के बारे में. ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर टेलोमेरेज सॉल्व द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बाय एक्सटेंडिंग द 3 प्राइम एंड ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, जो टेलोमेरेज होती है वो एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. इसके थ्रू सॉल्व करेगा, जितना हिस्से का रेप्लिकेशन होना था उतने हिस्से का रेप्लिकेशन में थोड़ा सा पोर्शन बच रहा था. अब क्या होगा, जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है वो उस रीजन पे आके बाइंड हो जाएगा, जो लास्ट वाला रीजन है उसमें बाइंड हो जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पर थाइमिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन 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 थाइमिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन, ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन था जिसका क्या हो रहा था रेप्लिकेशन, जिसके वजह से क्या हो रहा था टर्मिनेशन नहीं हो रहा था. और इसी कारण से क्या हो रहा था टर्मिनेशन नहीं हो रहा था 3 प्राइम एंड का. क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम जो एंड होता है उसमें प्राइमर खत्म हो गया था. यदि प्राइमर खत्म हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पर दूसरा डीएनटीपी को रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एंड नहीं हो रहा था. ओके, या टर्मिनेशन नहीं हो पा रहा था. अब यहाँ पर टेलोमेरेज एंजाइम जुड़ गया है. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है ये, या इसके पास कुछ आरएनए प्रेजेंट होता है. ओके, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसमें कुछ आरएनए का सीक्वेंस इस तरीके से अरेंज रहता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप सॉल्व हो जाता है. ये जो आरएनए प्राइमर होता है यही आरएनए प्राइमर क्या करता है एज अ टेम्पलेट का काम करता है. और ये टेम्पलेट के फॉर्म में, अब जब ये टेम्पलेट का काम कर रहा है तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है वो आसानी से क्या कर सकता है डीएनटीपी को रिक्रूटमेंट करा सकता है. ओके, देखिए किस तरीके से व्हेन टेलोमेरेज एक्ट ऑन द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेलोमियर. ओके, तो डीएनए का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम टेलोमियर के नाम से जानते हैं. इट एक्सटेंड ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द क्रोमोसोम. हाउ इज द 5 प्राइम एंड एक्सटेंडेड. ओके, अब क्यों यहाँ पर 5 प्राइम एंड क्या होगा एक्सटेंड होगा. ओके, this is accomplished by the lagging strand DNA replication machinery by providing an extended 3 prime end of the 3 prime end. Telomerase provide additional template for the lagging strand replication machinery. Okay, जो telomerase enzyme होता है वो क्या करेगा, अब जो lagging strand replication में क्या करेगा वो खुद एडिशनल टेम्पलेट की तरह काम करेगा और ये लैगिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा. ओके, जो मशीनरी है वो मशीनरी कुछ इस तरीके से काम करता है. By synthesizing and extending RNA primer using the telomerase extended 3 prime end as a template, and the cell can effectively increase the length of 5 prime end of the chromosome as well. Okay, अब क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो 5 प्राइम एंड होता है वो क्या होगा, आप इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा. अब देख सकते हो यहाँ पर टेलोमेरेज एंजाइम इस तरीके से काम कर रहे हैं और टेलोमेरेज ये आरएनए है. इस टेलोमेरेज आरएनए के पास इस तरीके का कुछ सीक्वेंस होता है जैसे कि एडेनिन एडेनिन यूरासिल साइटोसिन 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 एडेनिन एडेनिन यूरासिल साइटोसिन. ओके, इस तरीके से ये इसके पास कुछ सीक्वेंस होता है. अब इस सीक्वेंस को रीड करते हुए अब ये सीक्वेंस क्या हो रहा है टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है. अब यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस फिर से होगा. ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो ये डीएनए का सिंथेसिस फिर से इसमें जितने भी सीक्वेंस लगा हुआ है उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर साइटोसिन के साथ गुआनिन, उसके बाद फिर साइटोसिन के साथ गुआनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, फिर थाइमिन, फिर यूरासिल के साथ एडेनिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन इस तरीके से जुड़ चुका है. और जितने पोर्शन का डीएनए का रेप्लिकेशन होना था उतने पोर्शन का डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है. हालांकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डीएनए का रेप्लिकेशन अब यहाँ पर टेलोमेरेज एंजाइम की वजह से हो गया है. अब यदि इस डीएनए का टर्मिनेशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जितना हमारा जीनोम है जो काम का है, जो जितना डीएनए का रेप्लिकेशन होना था उतने का रेप्लिकेशन हो चुका है. अब यहाँ पर हम टर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है. ट्रांसलोकेशन अब जैसे इस तरीके से इतने डीएनए का क्या हो गया है रेप्लिकेशन हो गया है, उसके बाद जो टेलोमेरेज है वो फिर फर्दर क्या करेगा, फिर आगे की तरफ मूवमेंट करेगा. फिर जब आगे की तरफ मूवमेंट करेगा फिर उतने ही सीक्वेंस को ये क्या करेगा यहाँ पर एडिशन करवाएगा, फिर से डीएनए सिंथेसिस करवाएगा. और ये जो प्रोसेस होता है ये रिपीट होते जाते हैं. कई टाइम क्या होता है ये रिपीट होते जाते हैं जब तक कि यहाँ पर दूसरा मैकेनिज्म काम ना करे. ओके,
तो ये जो डीएनए जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है ये टीलोमर में इस तरीके से काम करता है, और ये इस टीलोमेरेज को अब इनएक्टिव करना जरूरी होता है, नहीं तो ये लगातार क्या करते जाएगा, रिपीट करते जाएगा, और डीएनए की जो जो एक्स्ट्रा जो एंड है वो क्या होगा, काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो डीएनए का एक्स्ट्रा एंड होता है जो टीलोमेरेज कर रहा है, इसका कोई खास मतलब यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके, ये कुछ अनयूजुअल पार्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा, तो इसमें ये जो इसमें जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन का हमारे लिए कोई मतलब यूज नहीं है। इसलिए अब इस टेलोमेरेज के कारण जो एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हो रहा था वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुका है। अब हमें ये करना है कि ये जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है इसको इनएक्टिव करके या फीडबैक इनिशिएशन के थ्रू इस टेलोमेरेज एंजाइम को यहाँ से इनएक्टिव कर देना है, ताकि यहाँ पर डीएनए का जो टर्मिनेशन है वो आसानी से हो जाए। ओके, देखिए यहाँ पर किस तरीके से, इवन आफ्टर द एक्शन ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड मशीनरी देयर रिमेन्स अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन। ओके, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड में जो प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पर जो मशीनरी काम कर रहा है, जो काम करने के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ पोर्शन क्या होता है, अभी भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाता है क्रोमोसोम में। ओके, जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम है उसमें अभी तक कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वहां पर रह जाता है। इंडीड द प्रेजेंस ऑफ 3 प्राइम ओवरहैंग। ओके, जो क्या है 3 प्राइम ओवरहैंग, यानी कि कुछ हिस्सा यहाँ पर रह जाता है, मे बी इंपॉर्टेंट फॉर द एंड ऑफ द प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ द टीलोमर। ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जो टीलोमर होता है वो टीलोमर क्या करता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की एंड वाला जो पोर्शन होता है उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। नेवरदलेस द एक्शन ऑफ टीलोमेरेज एंड द लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन मशीनरी ensure that the telomere is maintained at sufficient length to protect the end of the chromosome from shortening। okay, क्या होता है, ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है लैगिंग स्ट्रैंड का, ये जो छोटा सा पोर्शन रह जाता है वो, ओके, टीलोमियर का जो पोर्शन रह जाता है वो पोर्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो क्रोमोसोम का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, ताकि वहां पर कोई डैमेज ना हो जाए। ओके, क्योंकि अब देखिए जो टीलोमरेज एंजाइम के कारण जितना भी टीलोमियर का जो पोर्शन है वो एक्सटेंड हुआ है, वो एक ही सीक्वेंस को रिपीटिंग बार बार रिपीट किए हैं, तो उस रिपीटिंग की वजह से जो हमारा जो एक्चुअल जीनोम होता है उस जीनोम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो जो टीलोमियर की जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, जो एक्चुअल जीनोम होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। because of the repetitive and non-protein coding nature of the telomeric DNA। ओके, क्योंकि जो रिपीटेटिव जो डीएनए होता है, रिपीटेटिव डीएनए या सीक्वेंस बोल सकते हो, वो क्या होता है, नॉन प्रोटीन कोडिंग होता है, और वो जो टीलोमेरिक, इसीलिए इसको अनयूजुअल पार्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, क्योंकि एक ही सीक्वेंस बार बार आ रहा है, तो वहां पर प्रोटीन बनने का कोई चांस नहीं है। यदि प्रोटीन बन भी जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, क्या कौन सा प्रोटीन बनाएगा, टीलोमेरेज जो एंजाइम होता है उसके लिए प्रोटीन बनाएगा, टीलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा, जो क्या करता है वो एंड ऑफ द रेप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोटीन है उसी प्रोटीन को बनाएगा। अदरवाइज जितने प्रोटीन बनाएगा वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द टीलोमर इज इजीली टॉलरेटेड बाय द सेल। ओके, तो ये जो लेंथ होता है टीलोमियर का, ये क्या कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है, जो क्रोमोसोम को जो एंड होती है उसको टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट का मतलब कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई कैंसर हो रहा है तो कैंसर को टॉलरेट कर सकता है, एजिंग को टॉलरेट कर सकता है, तो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है जो टीलोमियर पोर्शन होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो टीलोमर बाइंडिंग प्रोटीन रेगुलेट टीलोमेरेज एक्टिविटी एंड टीलोमर लेंथ। ओके, जो टीलोमेरेज जो एंजाइम है वो लगातार काम करते जा रहे हैं। अब उस एंजाइम को क्या करना है, रोकना है या रेगुलेट करना है, ताकि वो बहुत ज्यादा ना बना दे। ओके, उसकी जो लेंथ है, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा, 2 बार 3 बार, इस तरीके से यदि लगातार रिपीट होता जाएगा तो जो टीलोमियर की जो लेंथ है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। Although extension of telomere by telomerase could
theoretically go on identity indefinitely protein bound to the double stranded region of the telomere regulate telomere length in S derivative cell protein bound to the telomere as a weak interaction of telomerase activity. ओके यहाँ पर क्या होगा, अब कुछ टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो क्या करेगा, इस टेलोमेरेज एंजाइम के ऊपर सॉरी टेलोमेयर एंड के ऊपर बाइंड करेगा। ओके, बाइंड करने के बाद क्या होगा, अब इस टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और ये जितने प्रोटीन होते हैं इनका इंटरेक्शन क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है टेलोमेरेज एक्टिविटी को। जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता है, जो टेलोमेरेज एंजाइम बाइंड हो रहा है और जो एंड ऑफ द टेलोमर को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करता है। When there are relatively few copies of the telomere sequence repeat, few of these protein are bound to telomere and telomerase can extend the 3' OH end of the telomere. ओके, जब कभी भी यहाँ पर कुछ जो टेलोमेरेज होती है कुछ रिपीट ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका जो 3' OH को एक्सटेंड कर लेगा, उसके बाद ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करेगा, उस टेलोमेरेज की एक्टिविटी को कम करने का काम करेगा। As the telomere become longer, more of the telomere binding protein accumulate the inhibit telomerase extension of the 3' OH end of the telomere. Okay, अब क्या करेगा, जब टेलोमर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा उस कंडीशन में टेलोमर बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करता है। कौन से एंड को, 3' OH एंड ऑफ द टेलोमर को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। दिस सिंपल नेगेटिव फीडबैक loop mechanism longer telomere inhibit telomerase is a robust method to maintain a similar telomere length at the end of all chromosome. Okay, तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिसमें कि हमें जो टेलोमेरेज एंजाइम काम कर रहे हैं उस टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है, और जब ये रुक जाएगा तो हमें यहाँ पर जो टर्मिनेशन है वो टर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब देख सकते हो इस डायग्राम में कि जब भी ये क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा, तो शुरू होते होते जब लास्ट वाला पोर्शन में आ गया उसके बाद अब यहाँ पर कुछ पोर्शन क्या होगा, एक्सटेंड हो रहा है, इस तरीके से ये गैप यहाँ पर बन रहा है। जब ये गैप बन रहा है यहाँ पर, तो ये टेलोमेरेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है आके। ओके, अब टेलोमेरेज एक्सटेंड 3' ऑफ टेलोमर, ओके 3' एंड ऑफ टेलोमर, ये जो 3' एंड है इस एंड को क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड करने के बाद ये जो येलो वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या कर, ये है टेलोमियर ये पोर्शन होता है, और टेलोमेरेज एंजाइम के थ्रू क्या हो रहा है, ये सब पोर्शन का एक्सटेंडिंग हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एडिशनल 3' एंड डीएनए कैन एक्ट एज टेम्पलेट फॉर न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये जो नया यहाँ पर जो टेम्पलेट यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है, नया ओकाजाकी फ्रैगमेंट को यहाँ पर बाइंड करने के लिए यहाँ पर प्रोसीड करता है। ओके, अब रिपेयर ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जब ये रिपेयर हो जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, फिर भी टेलोमेयर क्या कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, स्टिल हैज 3' ओवरहैंग। उसके बाद भी देखिए इतना पोर्शन का, यहाँ तक हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होना था, यहाँ तक हो चुका है, आगे का प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ तक क्या कर रहा है, टेलोमेरेज अपना काम कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, एडिशनल प्राइमर यहाँ पर एडिशनल ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन रहा है, उस फ्रैगमेंट को फिर से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो हमारा जो 3' OH है वहां पर फिर से क्या हो रहा है, ये कुछ हिस्सा इसका इस तरीके से ये बाहर की तरफ है, मतलब ये कुछ हिस्सा और भी बचा हुआ है जिसका भी रेप्लिकेशन होना है। इस तरीके से लगातार क्या होता है, टेलोमेरेज एंजाइम काम करते जाता है और इस तरीके से कुछ हिस्सा यहाँ पर बचा के रखता है ताकि फिर से वो अपना काम कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमारा जो एक्चुअल डीएनए था उसका रेप्लिकेशन हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। अब आगे की जो लेंथ है वो होना और ना होना एक ही बराबर है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, जो टेलोमेरेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है लगातार 3' OH को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। इस टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को अब यहाँ पर फीडबैक नेगेटिव फीडबैक लूप प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या करना है, उसकी एक्टिविटी को रोकना है। ओके, तो इस एक्टिविटी को कौन रोकेगा, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन काम करता है, उस प्रोटीन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रॉम द टेलोमर
टीलोमियर कैन ऑल्सो मॉड्यूलेट टीलोमेरेज एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है उस सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड को, और क्या करता है वहां पर टीलोमियर को क्या करता है वहां पर मॉड्यूलेट करने का काम करता है। In S cerevisiae cell, the CDC13 protein bind to single-stranded region of the telomere. Studies of the protein can indicate that it recruit telomerase to the telomere. Okay. अब यहाँ पर इस कुछ डायग्राम इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर जो 3 प्राइम ओ एंड इस तरीके से ओवरहैंग हो रहा था, अब इस 3 प्राइम ओवरहैंग में क्या हो रहा है, CDC13 प्रोटीन जो होता है वो बाइंड हो जाता है। अब जब CDC13 प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो जाता है, उसके बाद देखिए आगे की काम इस तरीके से होता है। ओके, क्या बताया जा रहा है, CDC13 इज पॉजिटिव एक्टिवेटर फॉर टीलोमेरेज। ये क्या है, पॉजिटिव एक्टिवेटर की तरह क्या करता है, ये टीलोमेरेज एंजाइम के लिए काम करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द ह्यूमन प्रोटीन दैट बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमेरिक डीएनए COAT1 act as the opposite manner, that is as an inhibitor for telomerase activity. Okay, अब देख सकते हो इस डायग्राम में ये जो CDC13 यहाँ पर है, ये पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, टेलोमेरेज के लिए। लेकिन यहाँ पर जो COAT1 होता है, ये इस तरीके से आप देख रहे हो, जो COAT1 होता है ये क्या होता है, जस्ट उसको अपोजिट होता है, ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है टेलोमेरेज के लिए। ओके, दो प्रोटीन अब तक यहाँ पर पता चल गया, ये का CDC13 और दूसरा है COAT1। ओके, in vitro studies show that COAT1 binding to the single stranded telomere DNA inhibit telomere activity। ओके, अभी क्या करता है, जब भी यहाँ पर COAT1 बाइंडिंग हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, अब यहाँ पर डीएनए की जो टेलोमर एक्टिविटी थी और वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा। that lack this protein so dramatically increase telomere DNA length। अगर ये COAT1 यहाँ पर अगर नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो आपका जो टेलोमियर की लेंथ होती है वो ड्रामेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंगली दिस प्रोटीन इंटरेक्ट इनडायरेक्टली विद द डबल स्टैंडर्ड टेलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन इन ह्यूमन सेल्स। ओके, जो ह्यूमन सेल्स में यदि देखा, ह्यूमन सेल्स में देखा गया है कि ये जो COAT1 प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, इनडायरेक्टली बाइंड हो जाता है डबल स्टैंडर्ड के साथ, और क्या करता है, उस स्ट्रैंड को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। It has been proposed that as telomere increase in length, more COAT1 is recruited, thereby increasing the likelihood that it bind to the single stranded DNA end of the telomere and inhibit telomerase। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर जब ये इस तरीके से COAT1 इस तरीके से बाइंड हो जाता है, ओके, तो COAT1 जैसे ही बाइंड हो जाता है तो अब टेलोमेरेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा और टेलोमेरेज आगे काम नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर डीएनए की जो टर्मिनेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे प्रोटीन है। एक तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा जो एक्सटेंडिंग जो पार्ट है जो टेलोमेरेज ने किया है, उसको आप उस पार्ट को अब टेलोमेरेज की एक्टिविटी को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन काम कर रहे हैं। एक बार RIP2, RIP1, उसके बाद यहाँ पर RAP1, इस तरीके से सारे प्रोटीन बाइंड हो जाता है। ओके, उसके बाद जो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और प्रोटीन, यहाँ पर TIN2, उसके बाद TPP1, उसके बाद POT1 इस तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये TRF1, TRF2, तो इस तरीके से ये भी दो प्रोटीन है जो क्या करता है, इस तरीके से इसके साथ बाइंड हो जाता है, और जब इस तरीके से ये बाइंड हो जाता है तो इस TRF1 और TRF2 के साथ COAT1 बाइंड हो जाता है, और ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स मिल करके क्या करता है, जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है, टेलोमेरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देते हैं, और इनहिबिट करते ही यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का टर्मिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनल क्या होगा, एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था, जो डीएनए की जो एंड वाला पोर्शन है उस पोर्शन में इस तरीके से ओवरहैंग बन रहा था बार बार, उस ओवरहैंग होने की वजह से डीएनए का टर्मिनेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन डीएनए जो टेलोमेरेज एंजाइम है, जब वो टेलोमेरेज एंजाइम काम कर रहा है तो काम करने के बाद जो एक्चुअल डीएनए का रेप्लिकेशन होना था वहां तक रेप्लिकेशन हो चुका है। अब प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ टेलोमेरेज को लेकर के।
क्योंकि टीलोमेरेज इस तरीके से लगातार अपना काम करते जा रहा है और लगातार उस अपना जो पोर्शन है उसको रिपीटिंग मैनर पे जोड़ते जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो टीलोमेरेज की एक्टिविटी है उस टीलोमेरेज की एक्टिविटी को कम करने के लिए ये जो पोर्ट 1 प्रोटीन है, इसके बाद सीडीसी प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन मिलकर के क्या कर रहा है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, ताकि वहां पर अब टीलोमेरेज काम ना करे और डीएनए की टर्मिनेशन हो जाए। ओके, कुछ इस तरीके से टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन प्रोटेक्ट क्रोमोसोम एंड। कुछ टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो क्रोमोसोम की जो एंड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। टीलोमरेज फ्रॉम अ लूप्ड स्ट्रक्चर इन द सेल। जो टीलोमर होता है वो कुछ इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड ऑफ द रेप्लिकेशन हो जाता है। स्टडीज ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन टीलोमर हैव लीड टू एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी। कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं, एक के बाद एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। टीलोमर आइसोलेट फ्रॉम द ह्यूमन सेल were observed by the electron microscope and found to from a loop rather than a linear structure। जब टीलोमियर की जो एंड वाला पोर्शन है, जब वहां पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी किए हैं, तो वो वहां पर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बनता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो डीएनए होता है या रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। ओके, subsequent analysis indicate that this structure called a T loop। ओके, यहाँ पर टी लूप का मतलब होता है टीलोमियर लूप। टी लूप इसको इसीलिए हम इसे टी लूप के नाम से जानते हैं, क्योंकि टीलोमियर में इस तरीके का लूप बन रहा है, इसे हम टी लूप के नाम से जानते हैं। was formed by the 3 prime single stranded DNA and of the telomere invading the double stranded region of the telomere। ओके, अब यहाँ पर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है, कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है। इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट बाय फॉर्मिंग अ टी लूप द एंड ऑफ टीलोमियर इज मास्क्ड एंड द कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नॉर्मल डीएनए। इट इंटरेस्टिंगली प्यूरिफाइड TRF2 is capable of direction T loop formation with purified telomere DNA। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जब भी यहाँ पर लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जब लूप बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। जब इस तरीके का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या इस तरीके का जो लूप बन रहा है, लूप बनने के बाद क्या होगा, अब जो 3 प्राइम एंड है वो एंड का एंड अब नहीं मिल रहा है, तो जो पॉलीमरेज जो टीलोमरेज एंजाइम है वो क्या नहीं कर पाएगा, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि कहाँ पर ये एंड बना हुआ है। तो जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो वहां पर क्या होगा, टीलोमरेज की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और डीएनए का जो टर्मिनेशन है वो टर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। द टी लूप स्ट्रक्चर में आल्सो बी रिलेवेंट टू टीलोमियर लेंथ कंट्रोल। जो टी लूप होता है वो टीलोमियर की जो लेंथ होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि जब भी टी लूप बनता है तो टीलोमियर की लेंथ बनना बंद हो जाता है। just as the loop structure may protect the telomere from DNA repair enzyme, it is also likely that telomerase cannot recognize this form of the telomere because it lack the obvious single stranded 3 prime end। ओके, अब देखिए जब भी यहाँ पर लूप बना हुआ है, तो जैसे ही लूप बना हुआ है तो अब यहाँ पर 3 प्राइम एंड नहीं मिल रहा है। 3 प्राइम एंड नहीं मिलने की वजह से अब जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो टीलोमियर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा वैसे क्या होगा, डीएनए का टर्मिनेशन हो जाएगा। इट हैज बीन प्रोपोज्ड दैट द टीलोमियर shorter they would have an interestingly difficult time forming to T loop, thereby allowing increased access of 3 prime end of the telomere। ओके, तो ये कुछ डिफिकल्ट पार्ट था जो कि टी लूप के वजह से क्या हो गया, यहाँ पर अब 3 प्राइम एंड एक्सेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, जो लूप की बात हम बोल रहे थे वो लूप कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से जो सारे प्रोटीन यहाँ पर काम कर रहा है, इलोंगेशन करा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो टीलोमेरेज एंजाइम है यहाँ पर जो डीएनए के साथ बाइंड है और इसका इलोंगेशन करते जा रहा है। तो अब ये पूरी की पूरी ये न्यू टीलोमेरेज बाइंडिंग, अब जब भी यहाँ पर टीलोमेरेज एंजाइम बाइंड हो जा रहा है तो यहाँ से लेकर अब देखिए फर्स्ट वाले जो डायग्राम है उसमें इस तरीके से यहाँ तक टीलोमेरेज एंजाइम काम किया है। उसके बाद ये टीलोमेरेज एंजाइम कुछ इस तरीके से ये न्यू टीलोमेरेज यहाँ पर बाइंड हो रहा है और यहाँ तक एक्सटेंड कर ले जा रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर बहुत सारा प्रोटीन है, जो जिस प्रोटीन के बारे में बात की है, जैसे कि पोर्ट 1 के बारे में बात की है,
तो सारे प्रोटीन मिलकर के यहाँ पर इस तरीके से बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर मोर इनिबिशन मोर नो इलोंगेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, सब प्रोटीन मिलकर के यहाँ पर क्या होगा, जब मतलब इसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा इनिबिट कर देगा और इसका इलोंगेशन को रोक देंगे। ओके, अब यहाँ पर इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, तो माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से यहाँ पर स्टडी किया गया है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, अब देख सकते हो ये टेलोमियर यहाँ से यहाँ तक ये अपना फंक्शन कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर फोल्ड होना शुरू हो जाएगा तो ये जो स्ट्रैंड है ये क्या होगा, इन्वेजन, यानी कि ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, ये अपने एक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके वजह से अब जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है उस टेलोमेरेज एंजाइम को ये 3 प्राइम ओ एंड नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो यहाँ पर जो टेलोमेरेज एंजाइम होते हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और जब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो डीएनए का टर्मिनेशन हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो टर्मिनेशन है ये समझ में आया होगा। तो ये था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक जो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो रहा था, और जो लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ पर टर्मिनेशन होना था, तो दोनों के दोनों वो टर्मिनेशन को हम आज यहाँ पर इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक की टर्मिनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।